टार्जन। बच्चों, आज हम आपको टार्जन की कहानी सुनाते हैं। बहुत सालों की बात है जब अफ्रीका अंग्रेजों के कब्जे में था और अंग्रेज अफसर हबशियों पर हुकूमत करने के लिए भेजे जाते थे। हमारी कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन एक अंग्रेज अफसर जॉन क्लेटन को अफ्रीका जाने का हुक्म दिया गया। चूंकि जॉन क्लेटन को तरक्की देकर भेजा जा रहा था, इसलिए वो खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी बीवी को ये खबर सुनाई। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है जॉन। इतना ऊंचा ओहदा और तनख्वाह में भी इजाफा। तो फिर हम कब जा रहे हैं? हम नहीं एलिस, सिर्फ मैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ इतने लंबे सफर पर नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? मैं इतनी ज्यादा बीमार तो नहीं हूँ जॉर्ज। देखो एलिस, तुम थोड़े ही दिनों में माँ बनने वाली हो। इस हालत में तुमको अफ्रीका कैसे ले जाऊं? वहां न जाने क्या हालात हों, अस्पताल कैसे हों, दवाइयां मिलें ना मिलें। अगर मैं यहाँ अकेली रह गई तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। प्लीज जॉन, मुझे साथ ले जाओ। यकीन करो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। मगर एलिस, मैं जॉन, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो और मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे अपने साथ ले जाओ, वरना मैं अपनी सेहत की जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा। मैं तो खुद तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा था। और इस तरह एलिस और जॉन एक बड़े समंदरी जहाज ओशन क्वीन पर अफ्रीका रवाना हो गए। 1 महीने के आरामदेह सफर के बाद वो फ्री टाउन पहुंचे, जहां से उन्होंने एक छोटा बागबानी जहाज जिसका नाम फॉल्डा था हासिल किया और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। ये जहाज ओशन क्वीन से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि इस पर मुसाफिरों के अलावा जानवर भी सवार थे और इसके अमले में 35 हबशी और 3 अंग्रेज अफसर शामिल थे। हबशी मल्लाह ज्यादातर ऐसे लोग थे जो आदि मुजरिम थे, जिन्होंने कानून से बचने के लिए जहाज पर नौकरी कर ली थी। अंग्रेज अफसर इन मल्लाहों के साथ बहुत जालिमाना सलूक करते थे, जिसकी वजह से जॉन और एलिस परेशान रहने लगे। जॉन, ये कैसा जहाज है? मुझे तो घबराहट हो। आम दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर मल्लाहों के साथ अक्ल नरमी से काम लिया जाए तो ये लड़ाई झगड़ा बहुत हद तक कम हो सकता है, लेकिन जहाज के अफसर ये बात समझते ही नहीं। हाँ, मैंने भी ये देखा है कि ये लोग बहुत ज्यादती करते हैं। जरा सी बात पर ऐसी सजाएं देते हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आहिस्ता बोलो, कप्तान इसी तरफ आ रहा है। हेलो मिस्टर क्लेटन, आपका और बेगम साहिबा का सफर कैसा गुजर रहा है? थैंक यू कैप्टन, हम सब खैरियत से हैं। आप इस वक्त यहाँ? हाँ मिस्टर क्लेटन, मैं आज अपने सामने ये डेक साफ करवा रहा हूँ। ये कमबख्त मल्लाह कोई काम सही नहीं करते। ब्लैक मार्केट, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है तो ऐसे कपड़ा मांगा है काम चोर। ठीक है साफ करते तो तू बैठ हाथ और तू बोलेवार। तुझसे काम नहीं होता बुड्ढे, तो जा कब्र में जाके सोए। हाँ, तो मैं कह रहा था मिस्टर क्लेटन, आराम और डाल के पानी फेंका ताकि मैं फिसल जाऊं। ठहरता मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। गलती हो गई, बाल्टी हाथ से गिर गई। गिर नहीं गई, गिराई गई है कमीने। बता अब गिराएगा, बता अब गिराएगा, कमी है। गाड़ी मत दो कप्तान, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे का कसूर नहीं था, मैंने खुद देखा था। तूने देखा कुत्ते, मैं तुझे मैं नहीं बोला था गाड़ी मत दो। हाथ उठाता है, कप्तान पे हाथ उठाता है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं कप्तान नहीं, पिस्तौल न चलाना। क्या करते हो जॉन क्लेटन? निशाना खराब कर दिया। ये गोली इस मनहूस के दिल में लगनी चाहिए थी। तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है या नहीं? इतनी छोटी सी बात पर गोली चला दी। देखो इसके पास से कितना खून बह रहा है। बहने तो क्लेटन, ये गंदा खून बह जाए तो अच्छा है। कप्तान, ये लोग भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान है, जानवर नहीं। इंसान? तुम इन काले कुत्तों को नहीं जानते क्लेटन। एक दिन तुम्हें भी पता चल जाएगा। तुम लोग खड़े क्यों हो? इसे नीचे ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करो। चलो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुमने हबशियों की शक्ल नहीं देखी। जब कप्तान ने पिस्तौल निकाला, मेरी तो टांगें कांपने लगी। न जाने क्या होने वाला है। घबराओ नहीं एलिस,
कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जॉन का अंदाजा गलत निकला, क्योंकि दूसरे ही दिन जैसे ही जॉन और एलिस अपने केबिन से बाहर आए, ये कैसी आवाज है? मालूम होता है आज फिर किसी की शामत आई है। शायद किसी को कोड़े पड़ रहे हैं। चलो जल्दी चलो। बेहोश हो गया कप्तान। जाओ इसे ले जाकर इसकी कोठरी में फेंक दो और तुम सब कान खोल के सुन लो। अगर रात के बाद किसी ने नाफरमानी की तो खाल उधेड़ दूंगा, समझे? जाओ। क्या हुआ? क्यों मारा है बेचारे को? अरे साहब, होना क्या था? छोटी सी बात पर खाल खिंचवा दी। ये इंसान नहीं, हैवान का बच्चा है। जानवर भी इतने जालिम नहीं होते साहब, ये तो शैतान है, शैतान। अरे मेरा बच्चा ले तो इसकी गर्दन तोड़ दूं, कमीना कहीं का। अरे बस क्यों नहीं चलेगा? कब तक ये जुल्म होता रहेगा? हाँ, हम चुप नहीं रहेंगे, हम बदला लेंगे। मल्लाहों का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है ओलिवर। आज बहुत ज्यादती हो गई। अभी आगे आगे देखिए हुजूर, ये तूफान अब रुकने वाला नहीं। क्या मतलब? मतलब साफ है हुजूर, जब जुल्म इतना बढ़ जाए तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है, और वो ये कि जालिम का हाथ काट दो। मुझे तो अब बगावत की बुआ रही है हुजूर। बगावत? हाँ मेम साहब, अब लगता है और कोई चारा नहीं। अच्छा सलाम साहब। जॉन, तुम्हें फौरन कैप्टन को खबरदार कर देना चाहिए। नहीं एलिस, अगर मैंने ऐसा किया और हबशियों को पता चल गया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो जॉन? अगर तुमने कैप्टन को नहीं बताया तो इसका मतलब होगा कि तुम भी बागियों के साथ हो, और बगावत की सजा तुम जानते हो। एलिस, मुझे इस वक्त अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र है। ये लोग हमारे साथ न जाने क्या सलूक करें। कुछ भी हो, तुम एक सरकारी अफसर हो और ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इन हालात में अपने बाकी अफसरों का साथ दो, न कि बागियों का। ठीक है, मैं कैप्टन से बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि इसका कोई असर होगा। तुम जाओ तो सही। कैप्टन, मैं सच कह रहा हूँ, बगावत की बात हो रही है। मिस्टर क्लेटन, आप सच कह रहे हो या झूठ, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। मुझे सिर्फ अपने जहाज से वास्ता है, और इस जहाज पर बगावत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि अब तक हुई क्यों नहीं। जिस तरह का सलूक आप मल्लाहों के साथ करते हैं, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मिस्टर क्लेटन, आप एक सरकारी अफसर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे नसीहत करें। ये मेरा जहाज है, मैं जो चाहूं करूं। आप जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने आप जैसा गधा जिंदगी में कभी नहीं देखा। कैप्टन को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आया? नहीं, कहता है इस जहाज पर बगावत हो ही नहीं सकती। बेवकूफ आदमी, उसी की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आओ केबिन में चलें। भाई, ये क्या? ये हमारे कमरे में कौन आया था? सारा सामान तितर बितर पड़ा है। ऐसा मालूम होता है जैसे तलाशी ली गई हो। ठहरो, मेरा पिस्तौल अलमारी में है कि नहीं? अब बगावत जरूर होगी। होगी नहीं एलिस, हो गई है। मेरा पिस्तौल गायब है। तुम ये रहो, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं जॉन, नहीं, मैं भी चलूंगी। मुझे अकेले डर लगता है। अच्छा आओ। जॉन के
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्लैक माइकल। शुक्रिया की जरूरत नहीं साहब, आपने हमारी जान बचाई थी, हमने हिसाब बराबर कर दिया, इसके आगे हम जिम्मेदार नहीं। अब और क्या होगा माइकल, अब तो जहाज तुम्हारे कब्जे में है। साहब, इन लोग पर इतना जुल्म हुआ है कि ये आसानी से नहीं बोलेगा। कल को फिर कोई हंगामा होगा, फिर ये आपको मारने को आएगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि जैसे ही जमीन नजर आए हम वही तुम्हें उतार दें। फिक्र न करो मेम साहब, खाने पीने के सामान भी देगा और तुम्हारा पिस्तौल और राइफल भी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकता। तो क्या हम सारी जिंदगी यही रहेंगे? हम कोशिश करेगा कि तुम्हारा सरकार को खबर मिल जाए, फिर वो खुद आकर तुमको ले जाएगा। अच्छा, सलाम। इस तरह जॉन क्लेटन और एलिस को अफ्रीका के एक वीरान साहिल पर उतार दिया गया। दोनों मियां बीवी मायूसी की तस्वीर बने फाल्डा को अपनी नजरों से दूर होते हुए देखते रहे। जॉन, ये क्या जगह है? दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। ये तो शेर की आवाज है शायद। डरो नहीं एलिस, हमारे पास बंदूकें हैं, शेर में कुछ नहीं कह सकता। आओ ये सामान उठाकर उन दरख्तों के पास चलते हैं। रात को सोने के लिए जगह भी तो ढूंढनी है। जॉन, अब हम कहाँ सोएंगे? चारों तरफ तो जंगली जानवर हैं। तुम फिक्र न करो, मैं उस दरख्त पर चढ़कर रात गुजारने का इंतजाम करता हूँ। खुदा करे ब्लैक माइकल को अपना वादा याद रहे। ब्लैक माइकल अपना वादा भूला नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो अंग्रेजों को खबर पहुंचाता, उसका जहाज फाल्डा एक जबरदस्त तूफान में घिर गया और एक चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर जब जॉन क्लेटन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो अंग्रेज सरकार ने उसकी तलाश में कई जहाज रवाना कर दिए, जिन्होंने वापस आकर फाल्डा के तबाह होने की खबर दी। तो क्या कोई भी नहीं बचा? नहीं सर, वो जहाज बिल्कुल तबाह हो चुका था। हमने उसके आसपास काफी तलाश किया, लेकिन कोई भी नहीं मिला। वैसे जहाज के टुकड़े देखकर हम सबको यकीन हो गया कि इस हादसे में कोई भी नहीं बच सका होगा। अफसोस, क्लेटन बहुत अच्छा अफसर था। मिस्टर चार्ल्स क्लेटन, आपके बड़े भाई की तलाश अब हमको बंद करनी पड़ेगी। आई एम वेरी सॉरी, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मेरी तरफ से आप अपने खानदान वालों से इजहार ताज़ियत करें। वेरी सॉरी। एडमिरल साहब, मुझे भी आपसे इत्तेफाक है। अगर मैं खुद अपनी आंखों से फाल्डा के टुकड़े न देखता तो कभी हार ना मानता, मगर अब वाकई कोई उम्मीद बाकी नहीं। और ये खबर मेरे लिए खास तौर पर बहुत ही अफसोसनाक है। बड़े भाई साहब की गैर मौजूदगी में अब मुझे लॉर्ड ग्रेस्टोक बनकर सारी जागीर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हिम्मत से काम लीजिए चार्ल्स। गॉड ब्लेस यू। सब लोग जॉन क्लेटन और एलिस की मौत का सोग मना रहे थे और कई हजार मील दूर एक वीरान किनारे पर जॉन और एलिस अपने नए ठिकाने को आरामदेह बनाने में मसरूफ थे। जॉन क्लेटन ने कई दरख्त काटकर एक छोटा सा केबिन बना लिया था, जिसकी लकड़ी की दीवारें उनको जंगली जानवरों के खतरे से महफूज रखती, और एक मजबूत चौड़ा दरवाजा लगाया जो रात को बंद कर दिया जाता ताकि वो हर खतरे से बेफिक्र होकर आराम की नींद सो सकें। एलिस, एलिस, देखो देखो हमारा घर तैयार हो गया। Thank God! अब तो मुझे अंदर जाकर देखने दो क्या बनाया है तुमने। जॉन, मुझे महीने से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी तुमने। हाय जॉन, तुमने तो कमाल कर दिया। मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारी, शेल्फ, बुककेस, चूल्हा और हाय जॉन, हमारे होने वाली मुन्नी के लिए छोटा सा झूलने वाला पलंग। थैंक यू डियर, थैंक यू। अब पहली बार मैं इत्मीनान की नींद सो सकूंगी। एलिस, एलिस, मुझे तो डर है
कि अगर हम इतने आराम से रहने लगे तो जब कोई हमें वापस ले जाने आए तो कहीं हम इनकार न कर दे। मेरी तरफ से ऐसी बात का कोई अंदेशा नहीं। अच्छा जॉन, इस घर का जिक्र तुम अपनी डायरी में जरूर करना। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैंने पहले दिन से हर चीज इसमें लिखी है, तो अपने पहले घर के बारे में क्यों नहीं लिखूंगा? घर बनने के बाद एलिस अपने आप को महफूज समझने लगी थी, इसलिए जॉन अब जंगल में दूर दूर तक शिकार करने जाने लगा और उन्हें खाने पीने की तरफ से बेफिक्री हो गई, और यूं जॉन और एलिस की जिंदगी कुछ बेहतर तरीके से गुजरने लगी। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उनको एक अजीब बेचैनी का एहसास होने लगा। यूं लगता था जैसे कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। एक दिन शाम के वक्त वो अपने घर में दाखिल हो रहे थे। जॉन, देखो वो क्या है? कहाँ? कौन है? वो झाड़ियों के पीछे एक इंसान है। इंसान नहीं, इतना बड़ा, ये तो क्यों लगता है? मुझे तो डर लग रहा है जॉन। इतना तो एलिस, हमारे घर में कोई नहीं आ सकता। चलो अंदर चलो। एलिस सारी रात खौफ की वजह से सो न सकी। दूसरे दिन जॉन केबिन से काफी फासले पर दरख्त काट रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है? ये अचानक शोर कैसा है? जॉन क्लेटन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक देव कामत गोरिल्ला अपने नुकीले दांत निकाले तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जॉन क्लेटन फौरन समझ गया कि वो केबिन तक नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए उसने एलिस को आवाज दी, दरवाजा बंद कर लो! दरवाजा बंद कर लो! एलिस दरवाजे तक आई। गोरिल्ला एलिस की आवाज सुनकर केबिन की तरफ बढ़ा। जॉन ने अपनी कुल्हाड़ी संभाली और गोरिल्ला का रास्ता काटने के लिए भागा। जब भी उसने कुल्हाड़ी घुमाई, गोरिल्ला ने उचक कर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और झपट पड़ा। इतने में एलिस जॉन के रास्ते के दरवाजे से निकली। गोरिल्ला चीख मारकर एलिस की तरफ पलटा। जॉन ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की। गोरिल्ला 2 कदम लेकर धड़ाम से गिर गया। जॉन ये देखकर हैरान रह गया कि एलिस की चलाई हुई गोली सीधी गोरिल्ले की खोपड़ी में लगी थी। गोरिल्ला मर चुका था, मगर एलिस अब तक दहशत से कांप रही थी। जॉन ने बढ़कर उसे थाम लिया। बस एलिस, बस, वो मर चुका है। वो देखो, अब डरने की कोई बात नहीं। आओ। उसी रात एलिस के यहां बच्चा पैदा हुआ। देखो एलिस, खुदा ने हमें बेटा दिया। हाँ, इसकी आंखें नीली हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और पूरे पूरे बाल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। हमारा बेटा कहो एलिस। जॉन, हम यहाँ से कब निकलेंगे? मुझे सख्त फिक्र हो रही है। इस बच्चे का क्या होगा? हौसला रखो एलिस, जल्द ही कोई ना कोई जहाज हमें लेने के लिए आएगा। मगर कब? इतने महीने हो गए। बस बस, अब सोचो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं डायरी लिखता हूँ। यूं वक्त गुजरता रहा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। बच्चा दिन ब दिन तंदुरुस्त और होशियार होता गया, मगर एलिस की सेहत गिरती जा रही थी। उसे इस वीराने से निकलने की कोई उम्मीद नहीं रही थी और बच्ची की फिक्र उसे अलग खाए जा रही थी। जॉन अब जब भी कभी बाहर निकलता अपनी राइफल साथ रखता, क्योंकि गोरिल्लों के हमले रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे। कई बार उन्होंने उस पर हमला किया, लेकिन हर बार वो राइफल की मदद से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। बच्चा अब 1 साल का हो गया था। एलिस, एलिस देखो, मुन्ना चलने लगा है। मुन्ना चलने लगा। आजा आजा, शाबाश 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 शाबाश। क्या बात है एलिस, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? खुश तो हूँ, लेकिन मुझे ये ख्याल आ रहा है कि अगर किसी दिन मेरी पीठ मुड़ी और ये बाहर निकल गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? मेरा बेटा बहादुर है, तगड़ा है, अपनी हिफाजत कर सकता है। क्यों बेटा? तुम मजाक कर रही हो और मेरी जान पर बनी है।
ایلس 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 میری ڈائری کہاں ہے؟ یہ رہی. ارے یہ کیا؟ دیکھو منہ نے کیا کیا, ہاتھ پہ سیاہی مل کر میری ڈائری پر انگلیوں کے نشان لگا دیے. شریر کہیں کا. نہیں مجھے باہر نہیں جانا, پلیز جان پکڑو اسے, اتنی تیز بھاگتا ہے کہ میرے کو ہاتھ ہی نہیں آتا. ادھر آؤ بدماش, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. سنو بیٹے, امی ابو کے بغیر گھر سے کبھی مت نکلنا, سمجھے؟ شاباش. چلو اب جا کے اپنی تصویروں والی کتابیں دیکھو, ٹھیک ہے؟ جان کلیٹن اپنے ساتھ بہت سی کتابیں لایا تھا, نہ صرف اپنے اور ایلس کے لیے بلکہ ہونے والے بچے کے لیے بھی, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کوئی اسکول نہیں ہے. اس لیے بچے کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہونی تھی. وہ اکثر ایلس کا دل بہلانے کے لیے ان کتابوں میں سے کہانیاں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا. جان کلیٹن کے کیبن سے 1 میل کے فاصلے پر گھنے جنگل کے اندر گوریلوں کا ایک قبیلہ رہتا تھا. ان میں سے چھوٹے چھوٹے ٹولے کئی دفعہ کیبن تک جا چکے تھے اور کلیٹن کی رائفل کا نشانہ بن چکے تھے. اب وہ اس سفید چمڑی والے کی دھماکہ کرنے والی سونٹی سے ڈرتے تھے. اس قبیلے کے سردار کا نام تھا کرچاک. یہ 350 پاؤنڈ کا طاقتور دیر نما گوریلا تھا جس سے باقی تمام گوریلے ڈرتے تھے, کیونکہ جب اسے غصہ چڑھتا تو جو اس کے سامنے آتا اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا. اسی قبیلے میں ایک بڈھے گوریلے تغلاد کی جوان بیوی کالا تھی, جس نے تھوڑے ہی دن پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا. یہ بچہ دونوں بازوؤں سے اپنی ماں کی گردن سے لٹک جاتا اور کالا نہایت آسانی سے پیڑوں کی شاخیں پھلانگتی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی. چونکہ کالا کا وزن کم تھا اس لیے وہ اتنا اونچا چڑھ جاتی کہ کرچاک بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. کیونکہ وہ بہت بھاری تھا اس لیے اوپر والی ٹہنیاں اس کا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی. آج کرچاک غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا. اس کی بیوی ایک ٹولے کے ساتھ سفید چمڑی والے کے گھر تک گئی تھی. کرچاک نے دھماکے والی سونٹی کی آواز بھی سنی تھی. باقی ٹولہ واپس آ چکا تھا مگر اس کی بیوی غائب تھی. سفید چمڑی والا تمہاری بیوی مار ڈالا, وہ اس کے گھر کے باہر ٹھنڈا پڑا. کرچاک نے بری خبر لانے والے کو ایک زبردست گھونسا مار کر چت کر دیا. یہ دیکھتے ہی افراتفری مچ گئی. کالا بھی اپنی جان بچانے کے لیے اوپر کی شاخوں کی طرف بڑھا. کرچاک غصے سے اندھا ہو چکا تھا. وہ کالا کی طرف جھپٹا. کالا نے تیزی سے اوپر کی طرف چھلانگ لگائی. اس اچانک حرکت سے اس کے بچے کا ہاتھ اس کی گردن سے چھوٹ گیا اور بچہ زمین پر گر گیا. کالا تیزی سے نیچے اتری مگر بچہ ختم ہو چکا تھا. اس نے ننھی سی لاش کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہ دیکھ کر کرچاک نے کالا کا پیچھا چھوڑ دیا اور بڑبڑاتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد کرچاک چیخا. چلو سوائے چمڑی والے سے بدلا نہیں, چلو. سارے گوریلے جان کلیٹن کے کیبن کی طرف بڑھے. آگے آگے کرچاک تھا. اس کی سرخ آنکھوں سے نفرت اور انتقام کے شعلے نکل رہے تھے. سب سے پیچھے کالا تھی. اس نے اپنے مردہ بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا. ٹھیک اسی وقت بیچارہ جان کلیٹن اپنی بیوی کی تیمارداری میں مصروف تھا, کیونکہ آج ایلس کی طبیعت زیادہ خراب تھی. یہ تو ایلس دوا پی لو. جان جہاز کب آئے گا؟ آئے گا, جلد آئے گا. تم آرام سے لیٹی رہو اور میں تمہیں ایک کہانی پڑھ کر سناتا ہوں. سنو. کرسمس کا دن تھا. الزبتھ نے کھڑکی سے باہر دیکھا. چاروں طرف برف کی چادر پھیلی ہوئی تھی. بچے
बर्फ की गेंदें बना बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। एलिज़ाबेथ को यह नजारा बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, काश मैं भी बच्चा होती और इसी बेफिक्री से खेल सकती। उसने खिड़की से अपना सर टेक दिया। कितना सुकून था, जैसे एलिस, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती। लेकिन एलिस पर जॉन के रोने का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी तमाम आरजुएं दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। देखो एलिस, मुन्ना दूध के लिए रो रहा है। मैं क्या करूं एलिस? मैं क्या करूं एलिस? मैं क्या करूं? अंदर जॉन क्लेटन अपनी बीवी का शोक मना रहा था और बाहर करचाक और बाकी गोरीले केबिन को घेरे में लिए हुए थे। दरवाजा खुला था। करचाक दबे पांव दरवाजे तक आया और अंदर झांका। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि उसके दुश्मन सफेद चमड़ी वाले की पीठ उसकी तरफ थी। और उसकी धमाके वाली सोंटी उससे थोड़े फासले पर दीवार पर टंगी थी। काला ने करचाक के कंधे के ऊपर से झांका और उसकी आंखें उस पलंग पर टिक गई जिस पर एलिस की लाश थी और जिसके साथ एक छोटे से पलंग पर एक बच्चा लेटा हुआ था और हाथ पैर मार रहा था। करचाक ने खौफनाक चीख के साथ जॉन क्लेटन पर हमला कर दिया। दोनों हाथों से इसने जोर से खींचा कि उसकी पत्तियां टूट गई। बेचारा जॉन क्लेटन चंद सेकंड में खत्म हो गया और आगे बढ़कर एलिस की गर्दन पकड़ ली। ठंडा पाकर वो बच्चे की तरफ बढ़ना चाहता था कि काला ने लपक कर उस बच्चे को उठा लिया और अपने बच्चे की लाश पलंग पर फेंक दी। भूख लगी है। नहीं करता नहीं, ये बच्चा मेरा है, मेरा है, मेरा है। और इससे पहले के करचाक उस पर झपटता, काला बच्चे को सीने से चिमटाए तेजी से बाहर निकल गई और इस तरह जॉन और एलिस के बच्चे को काला ने गोद ले लिया। फिर भी काला उसे इतनी शिद्दत से चाहती थी कि उसने कई बार अपनी जान की बाजी लगाकर उसे दूसरे गोरिलों के हमले से बचाया। खाना खाएगा, खाएगा, ये खा। ले मेरे सफेद चमड़ी वाले बच्चे,
टार्जन, सफेद चमड़ी वाले टार्जन। नींद आई है, नींद आई है। मेरी गोद में आके सो जा। और इस तरह जॉन क्लेटन और एलिस का बेटा टार्जन के नाम से पुकारा जाने लगा। कई महीने गुजर गए। टार्जन रोज बरोज तंदुरुस्त और सेहतमंद होता जा रहा था। काला अक्सर अपने शौहर तुबलात से कहती, मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से कितना कमजोर और बेबस है। सब बच्चे अपना खाना खुद लाते हैं। ये उस वक्त तक भूखा रहता है जब तक मैं सब कुछ ला कर दूं। हम में से नहीं, मुझे चोर ने खाला। शायद बड़ा होकर भी इस तरह रहेगा। ये तुम्हारी क्या अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकेगा। करता उसे समझा, इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा ले, इसे कहीं छोड़ा। तुमला ठीक कह रहा है काला। नहीं 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 करता, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं इसकी मां हूं। सुनो, अगर किसी ने से कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सब सुन लो, मैं टार्जन की मां हूं। साल गुजर गए। जंगल की सादा ग़िज़ा और रोजाना वर्जिश ने टार्जन को एक मजबूत जिस्म का मालिक बना दिया था। इस छोटी सी उम्र में वो एक 30 साल आदमी जितना ताकतवर हो गया था। वो दरख्तों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाता और वहां से 20 फुट तक की छलांग लगा लेता। वो लंबी घास को बल देकर रस्सी बना सकता और इसी रस्सी का फंदा बनाकर जानवरों को मार सकता था। जिस्मानी लिहाज से वो अब भी गोरिल्लों से कमजोर था, लेकिन अक्ल उनसे कहीं ज्यादा तेज थी, इसलिए वो उनका मुकाबला कर सकता था। उसको ये बात खटकती थी कि वो दूसरे गोरिल्लों से मुख्तलिफ है, लेकिन इसका पूरा एहसास उसे जब हुआ जब एक दिन वो एक और गोरीले बच्चे के साथ पानी पीने एक झील के किनारे पहुंचा। वो घुटनों के बल झुका और देखता ही रह गया। आज पहली दफा उसे अंदाजा हुआ कि उसकी शक्ल उसके साथी से कितनी मुख्तलिफ है। न उसके चेहरे पर बाल, न उसकी नाक इतनी चौड़ी, न उसके दांत इतने बड़े और नोकीले, और न उसकी रंगत इतनी काली। वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने जंगल के बादशाह साबोर की आहट सुनी ही नहीं। ये खौफनाक शेर था जो चंद कदम पीछे उन पर हमले की तैयारी कर रहा था। साबोर दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी पिछली टांगें सुकेड़ कर नीचे कर ली और एक दहशतनाक चीख के साथ छलांग मारी। बच्चा खौफ के मारे कांपने लगा। साबोर ने मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया। टार्जन ने फौरन पानी में छलांग लगा दी। जब वो डूबने लगा तो उसने फौरन अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जब उसने देखा कि ऐसा करने से वो पानी के ऊपर ठहर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है, तो वो तैरने लगा। साबोर काफी देर तक किनारे पर इंतजार करता रहा, लेकिन जब टार्जन बाहर नहीं आया तो वो तंग आकर किसी और शिकार की तलाश में निकल पड़ा। टार्जन अपने कबीले के साथ घूमते फिरते अक्सर जॉन क्लेटन के केबिन के पास से गुजरा करता। उसे ये खबर नहीं थी कि वो इसी केबिन में पैदा हुआ था। एक दिन वो अकेला उधर जा निकला और केबिन में दाखिल हो गया।
अंदर उसने देखा कि एक हड्डियों का ढांचा जमीन पर पड़ा हुआ है, दूसरा पलंग के ऊपर, और एक छोटे पलंग पर एक नन्ना मुन्ना ढांचा था। ढांचे वो कई बार देख चुका था, इसलिए उसने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बाकी तमाम चीजों को उसने बहुत दिलचस्पी से देखा। उसने इससे पहले कपड़े, किताबें, बर्तन, हथियार कभी नहीं देखे थे। उसने हर चीज को बहुत उलट पुलट कर देखा। एक दराज में उसे एक चाकू मिला जिसकी धार से उसकी उंगली कट गई। ओह! उसने फौरन उसे वापस फेंक दिया। एक और दराज में उसे बहुत सी तस्वीरों वाली किताबें मिली। उनमें कुछ तस्वीरें उन जानवरों की थी जिन्हें वो देख चुका था, मसलन शेर, बंदर, सांप वगैरह। मगर जहाज, रेलगाड़ी, कश्ती की तस्वीरें देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे ज्यादा अजीब उसे वो कीड़े मकोड़े लगे जो हर तस्वीर के नीचे बने हुए थे। असल में ये अंग्रेजी के हर्फ थे, लेकिन वो इनका मतलब नहीं समझ सका। वो तस्वीरें उसे इतनी दिलचस्प लगी कि उसने रोजाना यहाँ आना शुरू कर दिया। वो रोज आकर बैठ जाता और किताबें खोलकर उन्हें समझने की कोशिश करता। इस तरह कई साल गुजर गए। टार्जन अब जवान हो चुका था और इस अरसे में उसने बड़ी मेहनत के साथ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी सीख लिया था, लेकिन वो अंग्रेजी बोल नहीं सकता था। इसी दौरान उसने चाकू हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। एक दिन वो केबिन से लौट रहा था कि उसे दूर एक शोर सुनाई दिया। वो तेजी से दरख्तों पर लटकते हुए उस तरफ पहुंचा। दे, ये गोश्त मुझे दे, काला, मुझे दे। नहीं तो तेरे लिए नहीं है, मेरे टार्जन के लिए है, मेरे बच्चे के लिए। वो बच्चा नहीं है, मुझे दे दे, मुझे दे दे। तू आ गया टार्जन, ये ले, मैंने तेरे लिए बचा कर रखा है। खबरदार काला, इसको मत दे, मैं तुझे मारूंगा काला। ले टार्जन खा, ले नहीं मार। क्या करेगा जीवनी के बच्चे? बता मकोड़े, क्या कर लेगा तू? टार्जन ने तुगलाक की गर्दन दबोच ली। तुगलाक ने दोनों बाजुओं में उसे जकड़ लिया। टार्जन का सांस बंद होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ? क्या तुगलाक ने टार्जन को मार दिया? इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? टार्जन की कहानी का बाकी हिस्सा कैसेट कहानी नंबर 10 में सुनिए। याद रखिए, कैसेट कहानी नंबर 10।